हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो पिछले वर्षों में पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है द वेवलेंथ फॉर विजिबल रीजन। जो विजिबल रीजन होता है उसके लिए वेवलेंथ कितनी होती है। ये क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो विजिबल रीजन है उसके लिए वेवलेंथ क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि कोई भी वस्तु जो हम देख पाते हैं वो विजिबल रीजन में ही होती है। यानी कि अगर विजिबल रीजन के अलावा किसी और रीजन की बात करें हम, तो उसमें वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। केवल हम जो देख पाते हैं वो विजिबल रीजन की वस्तुओं को ही देख पाते हैं। और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है यानी कि वेवलेंथ होता है वो होता है 400 से 800 नैनोमीटर। तो आंसर यहां से जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि 400 से 800 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फंडामेंटल पार्टिकल दैट हैज लीस्ट मास। द फंडामेंटल पार्टिकल दैट हैज लीस्ट मास, यानी कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास सबसे कम होता है। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल यहां से छांटना है। तो जो आपका यहाँ मेसोन है एक न्यूट्रिनो है, ठीक है। मेसोन दिया हुआ है, न्यूट्रिनो दिया हुआ है, पॉजिट्रॉन दिया हुआ है और दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, आंसर इलेक्ट्रॉन के साथ ही जाएगा। एक और बात कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन 3 में पूछा गया है द कंप्लीट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ई एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू, देन व्हाट इज द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दो चीजें आपको दी हुई हैं। पहला कह रखा है कि जो कंप्लीट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, कैपिटल ई है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वो क्या है, यू है। तो कह रहा है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी इनमें से होगी। जो दी गई है, देखो ये आगे की टर्म साई डेल स्क्वायर साई ये सब में कॉमन है, किसी में भी देख लीजिए आप, इतनी टर्म तो कॉमन है, तो ज्यादा सोचना नहीं है। और किसके का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये लास्ट की टर्म भी आपकी सबकी सेम दी हुई है ना। बस ये 8 वाली जो टर्म है ये डिफरेंट है ना। तो आपको बस यही बता देते हैं कि ये जो टर्म होती है क्या होती है, 8 पाई स्क्वायर एम होती है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। बस ये देख लीजिए ये कौन से में है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये जो टर्म होती है ये होती है 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। तो 8 पाई स्क्वायर एम आपका ऑप्शन सी में आ रहा है। तो यहां से जो ऑप्शन जाएगा सही करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, इफ one is fortunate enough to discover the element having atomic number 118 on the basis of its properties, it would be placed in periodic table with। मतलब सौभाग्यवश क्या हो जाए, किसी व्यक्ति से ऐसे एटॉमिक नंबर की खोज हो जाए, मतलब कैसे कि 108 की, यानी कि 108 नहीं सॉरी 118 नंबर का जो एलिमेंट है उसकी अगर खोज हो जाए तो वो आवर्त सारणी के यानी कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में जाएगा ये आपको बताना है। पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में वो रखा जाएगा, बस ये आपको बताना है यहाँ से।
ठीक है। तो 118 वाला सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि जो हमारा 118 वाला एलिमेंट होगा वो होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये जरूरी है, ठीक है, कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं इसके, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो बैठेगा वो क्या बैठेगा, वो बैठेगा 7s2 7s2 7p6 7s2 7p6। अब जब 7s2 7p6 बैठेगा तो देखो 7 वाले में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, यानी कि सेल कंप्लीट भरा हुआ है। तो कंप्लीट सेल जो भरा हुआ होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका नॉवल गैसेस का, जिन्हें बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें, और क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं इनको, ठीक है, रेयर गैसेस भी बोलते हैं। तो ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज अ बेस, इनमें से कौन सा मैग्नीज का ऑक्साइड एक बेस है। बेस देखना है इसमें से। तो देखो, बेस देखने के लिए तरीका बता रहे हैं, सबको क्या कर लो, पहले सबको तोड़ के देख लो। यानी कि जैसे ये है फर्स्ट वाला, इसमें Mn के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो इसे तोड़ेंगे तो Mn के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे तो 2 पॉजिटिव। इसको निकाल के देखेंगे तो इसमें Mn के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, Mn के ऊपर चार्ज आ जाएगा +6। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी है हमें, तोड़ना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लीजिए। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा Mn के ऊपर 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, ठीक है, इसी से पता लग जाएगा। और इसमें आ जाएगा Mn के ऊपर 7 पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होता है, ये एसिडिक बिहेवियर रखता है ना। कोई भी एलिमेंट की जब अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो क्या रखता है, वो रखता है एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें यहां 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये क्या होगा, ये होगा एसिडिक, ठीक। यहां +6 है, ये भी क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक, ठीक है। जहां पर +4 है तो ये क्या होगा, ये होगा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले की बात करेंगे तो फर्स्ट वाला ही आपका बेसिक होगा। इसमें पूछा भी गया है कि कौन सा बेस होगा, तो फर्स्ट वाला आपका क्या होगा, बेसिक होगा। ये आपका आंसर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एलिमेंट, वो क्या करते हैं, वही बेसिक नेचर शो करते हैं। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट है जैसे MnO2 है तो ये क्या होगा, ये एम्फोटेरिक होगा। अब एम्फोटेरिक क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकें, यानी कि बॉर्डर लाइन हो, ठीक है। ना तो वो एसिड की कैटेगरी में आए ना वो बेस की ही कैटेगरी में आए, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हों, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो ये क्या होगा, ये इसका जो नेचर होगा वो एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, बनाया जा सकता है। कौन सा इसमें से मेथड है, पहला मेथड कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद सोडियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद सोडियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद सोडियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम थोड़ी सी करा के देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन से हमें पता लग जाएगा। देखिए रिएक्शन क्या होगी इसकी, अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, जो हमारा क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है H4 P2O6, ठीक है। इसकी इसके
इससे क्या बनाना है, इससे आपको बनाना है Na2H2 Na2H2P2O6, ये कंपाउंड आपको बनाना है। ठीक है, तो ये किससे बनता है, ये पहली बात तो बनता है ऑक्सीडेशन से। किससे बनता है, ऑक्सीडेशन से। और किसके प्रेजेंस में बनता है, रेड P4 की प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, ये जो बना इसको क्या बोलेंगे, डाइसोडियम सॉल्ट। और बना किससे, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पर बना रेड P की प्रेजेंस में। अब देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन जो जा रहा है आपका वो फर्स्ट ही जा रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन जो जा रहा है वो आपका कौन सा जा रहा है, फर्स्ट ही जा रहा है। तो यहां से जो आंसर होगा आपका करेक्ट वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नोट फॉर द हाफ सेल इज, यानी कि क्या निकालना है, जो रिएक्शन दी गई है उसके लिए क्या निकालना है आपको, ई नोट सेल निकालना है। ठीक है, ई नोट सेल निकालना है। अब देखिए Zn के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.76, और Fe वाले इलेक्ट्रोड के लिए क्या दिया हुआ है 0.41। ठीक है, किसी भी जो दिया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ये नहीं बता रखा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है ना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसका पता कैसे करें, ऑक्सीडेशन किसका होता है, हमेशा हमेशा उसका होता है ऑक्सीडेशन जिसका होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 0.41 इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कम है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। नीचे की रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन से भी आपको पता लग जाएगा। जो रिएक्शन दी हुई है इससे पता लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या कर रखा है इसमें, सही दे रखी है रिएक्शन, हाँ जी रिएक्शन बिल्कुल सही दे रखी है। कम वाले का ऑक्सीडेशन होता है, बस इतना ध्यान रखिए, आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है। कम वाले का ऑक्सीडेशन और ज्यादा वाले का रिडक्शन। तो अब क्या करें, यहाँ से फॉर्मूला बना लें, फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है ई सेल का फॉर्मूला, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, ई नोट ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ से जब ई सेल निकालने जाएंगे तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि रिडक्शन किसका था। ठीक है, चलो रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन किसका था, रिडक्शन था हमारा Zn वाले इलेक्ट्रोड का, और Fe वाले का क्या था ऑक्सीडेशन। बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। तो ई नोट यहाँ क्या आ जाएगा, Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस ई नोट Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe। आ गया, बस इनकी क्या करनी है, हमें वैल्यू रखनी है। यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या थी पहले वाले की, जो फर्स्ट वाला था फर्स्ट वाले की वैल्यू थी 0.76, 0.76, और इसमें से क्या कर देंगे माइनस, माइनस 0.41। ठीक है, 41 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0.6 में से गया 535 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। यहां से जो आंसर जाएगा आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0.35 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यानी कि सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। सेल कांस्टेंट जो होता है आपका, पहले तो उसका फॉर्मूला हमें पता लग जाए तो यूनिट पता लग जाएगी। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट
जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एल अपॉन ए के इक्वल, एल अपॉन ए। अब एल क्या है, यहाँ एल है लेंथ और ए क्या है, ए है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर यही दे रखे हैं, और इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से देखो ये 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/सेंटीमीटर, और 1/सेंटीमीटर को ही क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आपका जाएगा वो किसके साथ जाएगा, यहाँ से आंसर जाएगा डी के साथ, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या देखना है आपको, इसमें आपको सही नहीं देखना, क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। पहला दिया हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज न्यूक्लियर फिशन, यानी कि हाइड्रोजन बम जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर होता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर होता है हाइड्रोजन बम। बिल्कुल सही बात है, नाभिकीय संलयन पर कौन होता है, हाइड्रोजन बम होता है, और नाभिकीय विखंडन पर आपका परमाणु बम होता है। तो ये तो जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है द रीजन फॉर रिलीज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सप्लोशन ऑफ एटम बॉम्ब इज मास डिफेक्ट, है ना, परमाणु बम विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होने का कारण द्रव्यमान क्षति है। बिल्कुल ये भी जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, हमें गलत वाला यहाँ से छाड़ना है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है। लास्ट वाले में क्या कहा गया है, रेडियो एक्टिव डिके इज अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा वाला क्या दिया हुआ है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई मैरी क्यूरी, मतलब मैडम क्यूरी ने जो कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज की थी। तो जो मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने दोनों ने मिलकर जो डिस्कवरी की थी वो किसकी की थी, रेडियम की डिस्कवरी की थी, ना कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की, यानी कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज नहीं की थी, किसकी की थी, आर ए की खोज की थी। और आर ए भी कैसा था, एक नेचुरल एलिमेंट था, कैसा था, नेचुरल एलिमेंट था। जो पीरे क्यूरी थे वो मैरी क्यूरी के हस्बैंड ही थे, तो उन्होंने मिलकर क्या किया था, रेडियम की डिस्कवरी की थी, और रेडियम एक नेचुरल एलिमेंट है। ठीक है, तो आंसर जो होगा यहाँ से, जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, और फिर से एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अ सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम मून कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड लेड, द टी हाफ ऑफ यूरेनियम इज 4.5 into 10 to power 9 years, द एज ऑफ द रॉक वुड बी। ठीक है, चंद्रमा से प्राप्त चट्टान के नमूने में यूरेनियम व लेड के परमाणु समान संख्या में पाए गए हैं। यू की अर्धायु इतनी है, चट्टान की आयु प्राप्त करो। सबसे पहली बात तो जो अभी रेडियो एक्टिव डिके होता है, अभी अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया ही है आपको, वो कैसा होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, अब उसी के सापेक्ष में हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पहली बात तो दिया क्या क्या हुआ है ये देखते जाइए, आपको टी हाफ दिया हुआ है, अगर टी हाफ दिया हुआ होगा तो हम उससे के निकाल सकते हैं, यानी कि क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे। देखो क्या निकलेगा, के इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, अब 0.693 टी हाफ की वैल्यू कितनी थी, टी हाफ की वैल्यू आपको दी हुई थी 4.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी हुई थी, तो इसे आप ऐसे ही रखा रहने दें, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम बाद में। अब रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे टाइम का, T इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अमाउंट अपॉन रेस्ट अमाउंट। नीचे क्या आ जाता है, रेस्ट अमाउंट।
इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू अभी आपने ऊपर रखी है, क्या है 0.6931 और इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻, -9 नहीं था, ये 9 था, -9 नहीं है, 9 है, ठीक है, 10⁻⁹ ये आ गया। अब इसके आगे क्या रहता है, log। अब log के आगे क्या रखें, ठीक है। अब देखो 50% डीके हो गया है, 50% डीके हो गया है, तो मान लें हम इनिशियल अमाउंट क्या थी, इनिशियल अमाउंट 2 थी और उसमें से 1 का डीके हो गया, ये तो मान सकते हैं ना। ठीक है। अब यहां से जब डीके इसका हो गया है तो देखिए ये वाला जो इसको कैंसिल करेगा, कितनी बार करेगा, 0.3010 बार कैंसिल करता है, क्योंकि 0.6931 जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 0.3010 का और 2.303 का। तो यहां से जो चीज बच गई है वो क्या बची आपकी, यहां से बच गई है T इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.3010, 0.3010, ये वैल्यू बची है। आगे क्या है आपका, आप गया है log 2, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, यही होती है। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, जो आपका टाइम आ गया वो टाइम कितना आ गया, जो आपका दे रखा था 4.5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, यही आ गया है। यहां से देखिए हमने क्या करा है इसमें, एक बार फिर से बताते हैं। एक बार फिर से बताते हैं इसको क्या क्या किया। देखिए हमें टी हाफ दिया हुआ था, हमने फॉर्मूला लगा लिया, K इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला होता है ये हाफ लाइफ पीरियड का, अर्धायु काल का। तो यहाँ से हमें K की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A नॉट अपॉन A, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि कहा जा रहा है कि हाफ डीके हो गया है, हाफ डीके हो गया है, तो हमने यहाँ मान लिया है कि इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी, उसमें से 1 का हो गया होगा डीके, तो 1 बच गई होगी, है ना। अब आगे इसे सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करके क्या आ गया है आपका, ये आ गया 4.5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन आपका जो यहाँ से सही जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट ही सही जा रहा है। फर्स्ट सही जा रहा है, नहीं फर्स्ट नहीं है, ऑप्शन कौन सा है यहाँ से सही, जो है वो बी है, 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।